हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हमारी एकेडमी 2017 से लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है और हम लोग एसएससी जेई और टीजी2, बस यही दो सब कोर्सेज के लिए, दो एग्ज़ाम के लिए फुली डेडिकेटेड हैं। एसएससी जेई में हम लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में डील कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पिछले 5 सालों में सेलेक्ट होकर अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही टीजी2 एक कोर्स होता है, टेक्निकल ग्रेड टू टेक्नीशियन का पद होता है। आईटीआई के बच्चों के लिए बनाया गया है। बिजली विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, चाहे यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो, उनके लिए पद होता है। और जब भी वैकेंसी आती है तो बहुत ह्यूज अमाउंट में आती है, ठीक ठाक संख्या उसकी होती है। तो बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ। इस समय इसका पद ओपन है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे पास टीजी2 का ऑनलाइन और टीजी2 का ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं। एसएससी जेई में अभी हम ऑनलाइन बैच लेके नहीं चल पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, लगातार चल रही है। कोर्स रेडी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 महीने में कोर्स रेडी हो जाएगा। तो हम एसएससी जेई का जो टेक्निकल पार्ट है वो भी आपके साथ एप्लीकेशन पर साझा कर पाएंगे। फिलहाल अभी एसएससी जेई में जितना पार्ट नॉन टेक का है, जीके का है, जीएस का है, रीजनिंग का है, जो कि 200 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस। एसएससी जेई की बात करें तो रीजनिंग के आते हैं और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। वो कंप्लीट कोर्स एसएससी जेई का नॉन टेक का पार्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे हम लोग 1 से 2 महीने के अंदर नॉन टेक वाला जो टेक्निकल पार्ट है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, वो भी ला पाएँ। चलिए, मैं मैकेनिकल का हूँ और जैसा आपको मालूम है कि हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं। सब्जेक्ट ये है कि ये सिविल और मैकेनिकल के लिए तो एक फाउंडेशन कोर्स है। इसी की बुनियाद पे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन मैकेनिकल में, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर, ये सब सिविल में पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, सबका एक बेसिक फंडामेंटल कोर्स है। उसके अलावा ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उन दोनों के लिए भी ये फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से, इसको किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी बोर्ड में हो, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आप सबके लिए। चलिए देखते हैं, आइए। हाँ अच्छा, ये जो ऐप की मैं बात कर रहा था ऑनलाइन कोर्स का, ऑनलाइन कोर्स के लिए आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड सर्च करेंगे। ऐसा एक लोगो मिलेगा, उसे डाउनलोड करेंगे और जितना कुछ मैंने आपको बताया उस पर आपको ये मिलेगा। चलिए आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, तो एक बार तो नाम लिखना इसका ज़रूरी है ही है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ठीक है, तो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, और एक बार ये जरूर देखेंगे कि अभी तक हम लोग इसमें कितना पढ़ चुके हैं, रिकैप करेंगे, है ना। उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेंगे जिससे कि आप लिंक कर पाए। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसी को कहते हैं या इसी को बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो एक बहुत सुंदर सी बात ये थी कि मैकेनिक्स तो तभी तक कहा जाएगा जब हमारे पास कोई एक बॉडी होगी, ये बॉडी रिजिड हो, एक दृढ़ पिंड हो, इस पर फोर्स लग रहा हो। एक लगे 100 लगे इससे मतलब नहीं है। मीन्स स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द फोर्सेज इज नोन एज मैकेनिक्स। जैसे ही बॉडी आपकी रिजिडनेस खत्म कर देगी, एक कल्पना है, ये ऐसी कोई बॉडी धरती पे है नहीं कि जो दृढ़ पिंड हो। दृढ़ पिंड का मतलब कि इस पर कितना भी लोड लगाएं, इसका शेप साइज कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तक ऐसी कल्पना कर रहे हैं तब तक मैकेनिक्स है, और जैसे ही इसको मानेंगे कि बॉडी हमारी रिजिड नहीं है, डिफॉर्मेबल है, तुरंत ये बन जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, इतनी बात ओके है। चलिए ये पढ़ चुके हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालना सीख लिया है इस रिजिड बॉडी पे। बहुत सारे लॉ पढ़े थे। क्या पढ़ा था? ग्राफिकल मेथड देखा था, उसमें आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात की थी। फिर दूसरा एक बात किया था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात की थी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सीखा था। तीसरा देखा था हम लोगों ने लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, बहुभुज का नियम देखा था, है ना। त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। इसी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम लोग जब एनालिटिकल मेथड की तरफ बढ़े कि भाई अब ग्राफ और आप से तो क्वेश्चन करेंगे नहीं, एग्जाम आएगा, आप किसी भी कोई तैयारी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो पेपर पर डायग्राम बना के मेजरमेंट करके नहीं करना है, वहां तो कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड ना यूज करने के साथ साथ हम लोग यूज करेंगे एनालिटिकल मेथड। ठीक है ना।
और जब एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे उसके लिए हमें एक फॉर्मूला डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्या ज़रूरी हो जाएगा? तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, याद करिए पिछले लेक्चर में, कि रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला डेवलप किया था। तो अगली स्लाइड में वो उस फॉर्मूले को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए तो पहले तो फिगर बना लें कि भाई अगर एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स का नाम P है, दूसरे फोर्स का नाम Q है, तो पैरेललोग्राम ये कहता है कि इससे आप एक रिजल्टेंट बना लीजिए। अब वो पैरेललोग्राम बना लीजिए, समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। तो मैंने इससे एक पैरेललोग्राम बना दिया। तो ये लॉ ये कहता है अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, दो फोर्स मालूम है और उनके बीच का एंगल थीटा मालूम है, तो ये लॉ ये कहता है कि जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, वो शो करेगा रिजल्टेंट। और इसका यहाँ से अगर एंगल ले लें तो ये शो करेगा इसका डायरेक्शन। तो आर और अल्फा आपको मिल जाता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से इसको मेजर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें सॉल्व करना है तो एक फॉर्मूला डेवलप किया गया था। और कहा था, ये फॉर्मूला क्या था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। याद आया? ये फॉर्मूला था रिजल्टेंट निकालने का। इससे हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड कितना है, किधर है। डायरेक्शन निकालने की बात करें तो एक फॉर्मूला इसी में आ गया था, tan अल्फा निकालना है, अल्फा ही दिशा है। तो क्या फॉर्मूला आ गया था इसमें, एक हमने ड्रॉप किया था, हॉरिजॉन्टल किया था, तो ये फॉर्मूला आया था अपने पास, q साइन थीटा डिवाइड बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा, p प्लस क्यू कॉस थीटा। इतना अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा। ठीक है ना? तो इतना आप लेक्चर देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। एक मिनट रुकिए, ठीक कर दें इसको, है ना। P प्लस क्यू कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले निकले थे। उसके बाद याद करिए इसमें हम लोगों ने कई केसेस लिए थे, और इसी में एक केस ये लिया था कि अगर ये थीटा की वैल्यू 90 हो, ये थीटा की वैल्यू 90 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि अगर P फोर्स इधर लग रहा हो और Q फोर्स इधर लग रहा हो, बीच का एंगल ये 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तब रिजल्टेंट कितना आएगा? तो आपने कहा था रिजल्टेंट कितना आया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया था। कैसे? इसी में इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 पुट किया था, 90 पुट किया था, तो ये ऐसे बन गया था। इसमें थीटा की वैल्यू 90 पुट किया था, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई थी, क्या हो गई थी, क्या हो गई थी, Q बाई पी, Q बाई पी हो गई थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन पे, इस कंडीशन को जो हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो इसी से मल्टीपल फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। जैसे मल्टीपल फोर्स सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स लगे हों, सपोज दैट एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, इधर लगा हुआ है, ऐसे ही मल्टीपल फोर्स लगे हैं। ठीक है, F1 है ना, F2 है, F3 है और F4 है, F5 है एंड सो ऑन है। यहाँ तो केवल इस पॉइंट पर केवल दो फोर्स लगे थे। ये जो पॉइंट O था इस पे केवल दो फोर्स लगे थे, यहाँ पे कई फोर्स लगे हैं पॉइंट O पर। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा था कि इसको निकालने के लिए इस केस की हेल्प लेंगे। और उसमें मैंने आपसे कहा था भाई कि Q को Q कहना छोड़ दीजिए, P को P कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि P क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स माने जाएंगे, और Q क्या है, ये वर्टिकल है। ठीक है ना? तो अब इसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इसकी मदद से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का रिजल्ट, आज के जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कुछ ऐसा करें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसको समझने के लिए कहानी नहीं लेंगे, ऐसा करते हैं कि एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, और मेरे पास कैलसी भी है, जरूरत पड़ेगी तो मैं इस कैलसी से इसको कैलकुलेट भी करूंगा, आप भी अपने पास रखिए। और देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को समझे कैसे, कि इस तरह के प्रॉब्लम को इसकी मदद से, ये थीटा इक्वल टू 90 की मदद से कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए, तो बेहतर ये होगा कि अपन लोग एक क्वेश्चन को ले लें, बना लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए, तो पहले तो एक
सिंपल दिखने के लिए एक एक्सिस बना लें, ये लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसमें कोई समस्या नहीं। अब कह रहे हैं कि इसी पॉइंट पर ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। कैसे लग रहे हैं देखा जाए। ठीक, मान लेते हैं एक फोर्स इधर लग रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे समझने के लिए। और इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 100 न्यूटन है ना। वैल्यूज भी जी लेंगे जिससे कि सॉल्व जल्दी से कर पाए। एक फोर्स कुछ इधर लग रहा है, इसकी वैल्यू 80 न्यूटन मान लिया जाए, ठीक है। बीच का एंगल भी लेना पड़ेगा, तो चाहे ये एंगल लें चाहे ये एंगल ले, मान लेते हैं ये एंगल लिया, इसको कहा 30 डिग्री, ठीक। ऐसे ही सपोज दैट एक फोर्स और ले लिया जाए, कहीं इधर ले लिया जाए, ठीक है। इस एंगल को हमने कहा 60 डिग्री, और इसको ले लेते हैं 200 न्यूटन, ठीक है। इस पॉइंट ओ पर ये सारे फोर्स लग रहे हैं, और कहा गया है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, जब रिजल्टेंट कहेगा ना, तो रिजल्टेंट कहने का मतलब ये बिल्कुल आपसे नहीं कहेगा कि आप केवल मैग्नीट्यूड बताइए। रिजल्टेंट का मतलब ही है कि आपको दोनों चीजें बतानी भी हैं, मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, मतलब आर बताना है और अल्फा बताना है, मतलब कितना बताना है और किधर बताना है, ठीक है। कि इस पॉइंट ओ पर अगर ये तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ओ का अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये किधर जाने वाला है, इसकी स्थिति क्या बनने वाली है। चलिए इसी को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से करते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे कि हम सारे फोर्सेस को जो कि इंक्लाइंड है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ये जो येलो लाइन है ये एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब जो फोर्स येलो लाइन पे नहीं है, मतलब इंक्लाइंड है, चाहे एक्स से इंक्लाइंड हो चाहे वाई से इंक्लाइंड हो, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। चलिए एक डायग्राम फिर से बनाते हैं, और रिजॉल्व होने के बाद क्या स्थिति सामने आती है ये देखते हैं, ठीक है। रिजॉल्व होने के बाद जो स्थिति सामने आती है, तो स्थिति कुछ ऐसे सामने आएगी। इसको एक्स कह रहे हैं, इसको वाई कह रहे हैं, और जो पहले से ही राइट टाइम है, जो पहले से एक्स या वाई में है, उसको रिजॉल्व करने की कोई बहुत जरूरत तो है नहीं, वो तो पहले से ही है। जैसे अपना ये 100 है, ये पहले से रास्ते पर है, रास्ते पर है मतलब इसी एक्स एक्सिस पर है, तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कह देते हैं आप आराम से रहिए। दूसरा क्या हुआ, 80 का फोर्स है, इसको इंक्लाइंड है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो इसी 80 का एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। मींस जिस तरफ थीटा है 30 डिग्री है, इधर कॉस कंपोनेंट होगा, इधर साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। 30 से बात कर रहे हैं, एंगल इधर दिया गया है, तो 80 कॉस 30 इधर होगा। अगर मान लेते हैं ये वाला एंगल ले लें, तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा, जिधर थीटा उधर कॉस, ठीक है। तो इसको अगर रिजॉल्व करते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। किधर गया, ऊपर की तरफ गया, इसका नाम क्या होगा, 80 cos 30, ठीक है, ये हो गया। और इसी का एक कंपोनेंट इस तरफ भी गया, ठीक, इसको कहेंगे 80 sin 30। कोई समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इस फोर्स को देखा जाए तो भी इंक्लाइंड है, इस तरफ 60 डिग्री है, 200 का फोर्स है, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ ज्यादा दिखाई पड़ेगा, एक इस तरफ ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इसको अगर रिजॉल्व कर लिया जाए, तो एक कंपोनेंट इधर गया और एक कंपोनेंट इधर गया, ठीक है। तो क्या बना, 200 cos 60 इस साइड हुआ, 200 cos 60, और इस साइड कितना हुआ, 200 sin 60। कुल मिला के ये दोनों फिगर में किसी तरह का कोई डिफरेंस है क्या, यहाँ पे इंडिविजुअल फोर्स थे, यहाँ पर उन्हीं के कंपोनेंट है। पहले तीन फोर्स थे, इन थ्री फोर्सेस को हमने कंपोनेंट में ब्रेक करके क्या किया, 1 2 3 4 5 कर दिया, तीन को तोड़ के 5 बनाया, रायता फैलाया। अभी समेट भी लेंगे, ऐसी बात नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, जरा समझा जाए कि ये कंपोनेंट हमें बताना क्या चाहते हैं। ये जो कंपोनेंट पॉइंट ओ पर लग रहे हैं, इनकी फीलिंग क्या है, ये चाहते क्या है कि ये पॉइंट ओ कहाँ जाए, ठीक है। तो ये 100 और 80 साइन 30 वो दोनों मिलकर चाहते हैं कि पॉइंट ओ इस तरफ जाए। इस तरफ का मतलब क्या है, टेक्निकल भाषा में बात करें तो आप कह सकते हैं कि इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। इसे कहेंगे माइनस एक्स एक्सिस, और इसे कहेंगे माइनस वाई एक्सिस।
तो चाहते क्या हैं, ये दोनों मिलके चाहते हैं, कौन दोनों मिलके, ये दोनों मिलके चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, पॉइंट ओ है, वो कहाँ जाए। तो कहेंगे कि ये दोनों मिलके चाहते हैं कि पॉइंट ओ इधर चला जाए, प्लस एक्स एक्सिस में। अच्छा, उसी के अपोजिट ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि पॉइंट ओ इधर चला जाए। इन दोनों के झगड़े में जो जीतेगा, बॉडी उसी तरफ जाएगा। ये झगड़ा वैसे ही तो है कि दो फोर्स लगे हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, और दोनों के बीच का एंगल 180 है। जरा पिछला लेक्चर देखिए, जब थीटा की वैल्यू 180 होती है तो नेट नेट इफेक्ट क्या मिलता है, दोनों का डिफरेंस। ये इसको इधर घसीटेगा, इसको इधर घसीटेगा। हम जानना चाहते हैं कि दोनों का मिला जुला के, इन दोनों का प्लस इसका मिला जुला के क्या इफेक्ट है। सिमिलरली अगर इसको देखा जाए, ये चाह रहा है कि पॉइंट ओ ऊपर जाए, लेकिन ये चाह रहा है कि पॉइंट ओ नीचे जाए। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट ओ किधर जाना चाह रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखना है। तो अगला काम क्या है कि हम पहले एक्स एक्सिस पर नेट इफेक्ट देख लें, फिर वाई एक्सिस पर नेट इफेक्ट देख लें। आइए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और नेट इफेक्ट देखने की बात करते हैं। रुकिए जरा भाई, हाँ, यहाँ से, ठीक, ठीक है। आइए, दिख रहा आपको, ठीक है। नेट इफेक्ट कैसे देखेंगे, हम क्या निकालेंगे, एक कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, उसे कहेंगे हम लोग, देखिए मैं लिख रहा हूँ, परेशान मत होइए, मैं लिख रहा हूँ, ये एक सिंबल बनाया, इसको कह रहे हैं एल्जेब्रिक समेशन का सिंबल है, बीजगणितीय योग का सिंबल है, सिग्मा एफ एक्स। इसको कह सकते हैं एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर सभी बलों का बीजगणितीय योग। और बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है कि एक साइन कन्वेंशन के साथ, प्लस माइनस के साथ सभी चीजों को जोड़ा जाए। तो साइन कन्वेंशन हम यही लेंगे, अगर प्लस एक्स में है तो उस फोर्स को प्लस माना जाएगा, इस तरफ है माइनस एक्स एक्सिस में है तो उसे माइनस माना जाएगा, उनको जोड़ दिया जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स को निकालने का तरीका क्या हमने लिया, तरीका लिया कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स एक्सिस पर है, तो उसको हम प्लस कंसीडर करेंगे। और अगर फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इसको माइनस कंसीडर करेंगे और इसको जोड़ देंगे, सम कर देंगे। इसी को कह रहे हैं सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, या देखा जाए सिग्मा एफ एक्स क्या दिखाई पड़ता है। अब अगर सिग्मा एफ एक्स देखा जाए तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए 80 साइन 30 और 100 दोनों प्लस एक्स में जा रहे हैं, तो दोनों को प्लस मानेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस का 100 प्लस 80 साइन 30, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ये वाला प्लस। अब ये ब्रैकेट इसमें क्या दिख रहा है, ये इधर जा रहा है माइनस एक्स में, तो इसको माइनस कर लेंगे, माइनस का 200 कॉस 60। ठीक है, इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ कैलकुलेटर चलाने की, अगर मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं है, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा इसको, ठीक है, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 100 प्लस 80 साइन 30, 80 साइन 30, ठीक है, और माइनस 200 कॉस 60 इक्वल टू, ये तो भाई मेरे पास 40 आ रहा है, आप चेक करिएगा जरूर, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, लेकिन 40 न्यूटन आ रहा है, 40 न्यूटन आ रहा है, वो भी प्लस का आ रहा है। ठीक है ना, ये डाटा अगर सही है तो मैं मान लेता हूँ सही है, आप देखिएगा अगर गलत हो तो दोबारा से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि मैंने सही निकाला है। ठीक, ये हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। अब ये हमें बताना क्या चाहता है, ये बताना ये चाह रहा है कि ये दो धुरंधर 80 साइन 30 और 100 इसको इधर घसीट रहे थे, और 200 कॉस 60 तीसरा धुरंधर इधर घसीट रहा था, लेकिन ये तीनों मिल के भी क्या कर पा रहे हैं, ये इस पॉइंट पे केवल 40 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहे हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या हुआ, 40 न्यूटन, किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। और प्लस होने के नाते हम इसको जानते हैं कि किधर लग रहा होगा, ये इधर लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि प्लस आया है, और प्लस होने का मतलब प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिग्मा एफ एक्स मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा अगला टारगेट क्या है, सिग्मा एफ वाई निकालना। आइए जरा देखा जाए, सिग्मा एफ वाई भी निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, रुकिए जरा जगह बना लेते हैं पहले तो। ठीक, हाँ, सिग्मा एफ वाई के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक, ऊपर क्या है 80 कॉस 30। ठीक, आइए अब इसको लेते हैं सिग्मा एफ वाई।
क्या होगा, सिग्मा एफ वाई हमें निकालना है। क्या कहेंगे इसको, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर सभी बलों का बीज गणितीय योग। ठीक है, वाई एक्सिस का क्या है साइन, अगर नीचे जा रहा है तो माइनस, ऊपर जा रहा है तो प्लस, जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है उसी को मानेंगे। क्या कह रहे हैं, अगर फोर्स ऊपर दिखाई पड़े उसे हम प्लस कंसीडर करेंगे, अगर फोर्स नीचे जाता हुआ दिखाई पड़े माइनस कंसीडर करेंगे और इसको सम कर देंगे। जो कुछ आएगा वही हमारा सिग्मा एफ वाई होगा। ये तो हो गया समझने के लेवल पे। अब जरा करते हैं कैलकुलेट। तो सिग्मा एफ वाई देखिए फिगर में क्या दिख रहा है, ऊपर कौन सा फोर्स है 80 cos 30, तो प्लस का हो गया 80 cos 30, और नीचे क्या दिख रहा है 200 sin 60, नीचे है तो माइनस का हो गया। ठीक है, -200 sin 60। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की बात है। चलिए कैलसी उठाइए, मैं भी उठाता हूँ, चेक करिएगा मुझसे मिस्टेक ना होने पाए भाई। ठीक है, 80 cos 30, 80 cos 30 -200 sin 60 इक्वल टू मुझे मिल रहा है -103.92। अच्छी बात है, -103.92 न्यूटन। ये मुझे सिग्मा एफ वाई मिला। अब जरा समझा जाए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि दोनों फोर्स जो ऊपर और एक नीचे लग रहे थे, कुल मिला के क्या कर पा रहे हैं कि इस पॉइंट ओ पर 103.9 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं। ये बात एक तो मिली हमको। लेकिन माइनस का है, माइनस खाली ये बता रहा है कि 103.9 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, तो क्योंकि माइनस को हमने नीचे की तरफ माना है तो ये नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है ना, इतनी बात अगर हमने समझ ली तो अब हम खाली इस फिगर को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे फिर से देखिए, इन दोनों के हिसाब से फिगर बनाया जाए। ये जो दो बातें हमें ये बॉक्सेस की जो वैल्यूज 40 न्यूटन 103 बता रहे हैं, अगर इसको हम अपने फॉर्मेट में ले आए कि हम इससे क्या समझते हैं, इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करें। देखिए भाई डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक, तो एक तो पहले एक्सिस बना लेते हैं इसी के बगल में। फिर से देखिए ये एक्सिस है वही वाली, ये एक्सिस है। ठीक, अब कह रहे हैं कि एक इन तीनों के बदले क्या हो गया, इन तीनों फोर्स के बदले सिग्मा एफएक्स हो गया, 40 न्यूटन का हो गया, किधर हो गया, प्लस डायरेक्शन में हो गया। तो देखिए भाई ये प्लस डायरेक्शन में हो गया, तो उस पॉइंट पर मैंने इधर लगा दिया प्लस का 40 न्यूटन, ये हो गया 40 न्यूटन। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद एक फोर्स लग रहा है 103.9, माइनस का है, माइनस साइन एक और बता रहा है कि नीचे लगा हुआ है, तो ये माइनस साइन कह रहे हैं नीचे लगा हुआ है, तो इसको मैंने दिखाया, इसको कहा 103.9। ये क्या चीज है, सिग्मा एफ एक्स, और ये है सिग्मा एफ वाई। बात समझ में आ रही है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई की वैल्यू ज्योमेट्रिकली अगर इसको डायग्राम में दिखाएं तो ऐसे तो दिखाएंगे ना। सिग्मा एफ एक्स क्या है, नेट इफेक्ट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस, सिग्मा एफ वाई क्या है, नेट इफेक्ट ऑफ 80 cos 30 एंड 200 sin 60। डायग्राम यही तो बनेगा ना। जरा समझिए ध्यान से मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना ये चाह रहा हूं, इस फिगर में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, तो आप कहेंगे दोनों फिगर आपस में इक्विवेलेंट है। इस फिगर में अंतर कोई है तो नहीं अंतर है, क्योंकि बिल्कुल इफेक्ट वही आएगा, तो ये फिगर आपस में इक्विवेलेंट है। दीज थ्री फिगर्स आर इक्विवेलेंट। पहले हमने 3 को तोड़ के 5 बनाया, 5 को फिर समेट के 2 कर दिया, पहले रायता फैलाया और फिर समेट दिया। अब हमें फायदा क्या मिला इस पूरी कहानी से, कि एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल 90 है। और जब एक पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहे हो, उनके बीच का एंगल 90 हो, तो अपने पास ये स्टोरी है, इसकी मदद ले सकते हैं। एक पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं और बीच का एंगल 90 हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब खाली इतना अंतर है कि जहां P है हॉरिजॉन्टल है, उसको हम कह रहे हैं सिग्मा एफ एक्स, और जहां इसको कह रहे हैं सिग्मा एफ वाई। बस इतना ही अंतर है। P को कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल मतलब सिग्मा एफ एक्स, और इसको सिग्मा एफ वाई। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ लगाना है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कर लें, थोड़ा और भी चीजें विजुलाइज होने लगेंगी। कैसे, इस पर अगर पैरेललोग्राम भी लगाएं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम,
तो कैसे लगाएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए जरा एक बार देखा जाए भाई। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, ये लाइन खींचेंगे यहाँ से, ये लाइन यहाँ से खींचेंगे, क्योंकि 90 एंगल है तो एक आयत बनेगा, और उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट किधर जाएगा, जो इसका डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट होगा, ये कहलाएगा रिजल्टेंट हमारा आर। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस से ही एंगल देखते हैं, तो इसको कह लेते हैं अल्फा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें आर और अल्फा ही निकालना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इसमें, अगर ये डिस्टेंस सिग्मा एफ वाई है तो ये डिस्टेंस भी सिग्मा एफ वाई ही होगा, सिग्मा एफ वाई ही होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, यही 103.9। अरे भाई एक चीज छूट जा रही है, क्या छूट जा रही है, आपके मन में शायद आ रहा होगा कि भाई सिग्मा एफ वाई की वैल्यू, ये जो माइनस आया था, इस माइनस को सर ने क्यों नहीं लिया, ये माइनस को कहाँ छोड़ते हुए चले गए, इस डायग्राम में मैंने ये माइनस की वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई, है ना, क्यों, क्योंकि माइनस ने हमें केवल क्या बताया था, दिशा बताई थी। अब माइनस ने दिशा बताई कि नीचे की तरफ है, तो मैंने उसकी बात मान तो लिया, नीचे तो कर दिया, तो जब नीचे कर दिया तो फिर काहे का माइनस, क्योंकि अगर अब यहाँ माइनस ले लेंगे और डायग्राम को नीचे दिखाएंगे तो अब ये माइनस ये बताएगा कि फोर्स ऊपर लग गया, है ना, तो इसकी माइनस की बात मैंने पूरी रखी, इसका सम्मान किया, माइनस ने बताया फोर्स नीचे, देखिए नीचे लगाया नहीं लगाया है, प्लस ने बताया था फोर्स राइट, तो राइट लगा है कि नहीं लगा है ना, तो हमने माइनस को स्किप नहीं किया है, माइनस के इफेक्ट को यहाँ ले लिया है, तो ये एक बन गया। अब हमें यही आर निकालना है, जरा इस ट्रायंगल को देखिए, आर निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, है ना, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, इससे हमें मिलेगा रिजल्टेंट, और जरा देखें रिजल्टेंट कितना मिलता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 40 का स्क्वायर और प्लस 103.9 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट लेना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखा जाए सॉल्व करके, 40 स्क्वायर प्लस 103.9 स्क्वायर इक्वल टू, बहुत बड़ी वैल्यू आई, इसको अंडर रूट ले लिया, इक्वल टू किया तो मुझे मिला 1111.33 न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये बता रहा है कि रिजल्टेंट कितना है। ठीक है, मींस मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसने हमें ये बता दिया। ठीक है, अब जरा आप देखिए कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा भाई, डायरेक्शन भी तो निकालना है, चलिए थोड़ा स्पेस बनाया जाए, स्पेस बनाने के लिए आप इधर आइए। ठीक है, हमने निकाल लिया डायरेक्शन, कितना, अब निकालना क्या है, डायरेक्शन। चलिए, डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा गया था, ठीक है, अल्फा निकालने के लिए इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, देखिए tan अल्फा लगा दिया जाए, तो tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार, हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो हमने यहाँ लगा दिया tan अल्फा, जब लगाया tan अल्फा तो tan अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, ठीक है, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट कितनी है, देखिए उस ट्रायंगल में इस अल्फा के लिए हाइट सिग्मा एफ वाई होगी, सिग्मा एफ वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा एफ वाई कितना था जी, सिग्मा एफ वाई था 103.9, 103.9 माइनस माइनस नहीं लेना है, माइनस हो चुका है, और सिग्मा एफ एक्स कितना है, दैट इज 40। ठीक है, अब अल्फा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, और ब्रैकेट में हो जाएगा 103.9 डिवाइड बाई 40, उठाइए कैलकुलेटर और बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट लगाया 103.9 डिवाइड बाई 40, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये वैल्यू आ रही मुझे 68.94 डिग्री, अल्फा इक्वल टू आ रहा है 68.94 डिग्री, ये हमें मिला एंगल। बात समझ में आ गई, इसका मतलब कुल मिला के जितने फोर्स उस पर लगे थे वो इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे, जो कि प्लस एक्स से
नीचे की तरफ 68.94 न्यूटन पर होगा। और कितने फोर्स से जाएंगे? 111.33 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, इसको जरा देखा जाए क्या कहना चाह रहा है भाई। ये कहना ये चाह रहा है, हमें आंसर क्या बताना चाह रहा है? आंसर बताना ये चाह रहा है, इस पे देखिए कि अगर इस पर ये तीन फोर्स लगे हैं, ठीक है, इस पर ये तीन फोर्स लगे हैं, ये तीनों मिलके इसके साथ बदमाशी कर रहे हैं, तो ये किधर जाएगा? ये इस तरफ जाएगा। ये रिजल्टेंट होगा और ये अल्फा होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। कितनी निकाल चुके हैं रिजल्टेंट की वैल्यू? निकाल चुके हैं 111.33 न्यूटन। और अल्फा की वैल्यू कितना निकाला था भाई? अभी 68 पॉइंट समथिंग आया था ना, कुछ 68 पॉइंट कितना आया था? कैल्सी में लिखा होगा 68.94, 68.94 डिग्री। कुल मिला के बातें समझ में आई कि तीनों बदमाश जितना काम कर सकते हैं उतना काम ये अकेला 111 न्यूटन का फोर्स 68 डिग्री पे लगाइए, उतना ही काम करेंगे। तो ये कह सकते हैं तीन के बदले एक, तीन के बदले एक मतलब तीनों का नेट इफेक्ट ये है। अब ये बॉडी इधर मूव करेगी। यहां तक तो हो गई हमारी मैकेनिक्स। अब इसके बाद क्या करना है? अब ये बॉडी मूव करेगी तो आगे सवाल बन सकता है कि इसको कितने एक्सलेशन से मूव करेगी, कितना फोर्स लग रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे इस बॉडी का मास दे दूं कि सपोज दैट इसका मास 2 किलोग्राम है। ठीक है, अब इसमें कितना एक्सेलरेशन है तो आप क्या बताएंगे? कितना त्वरण है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे भाई F=ma होता है। और F की वैल्यू क्या हो गई? रिजल्टेंट जो निकाला है वही तो F की वैल्यू है। F की वैल्यू तो रिजल्टेंट मिल गई। मास आपको मालूम है 2 kg है और एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको इस बॉडी का एक्सेलरेशन मिलता है, अब कोई आपसे पूछे कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मिल चुका है, आधे घंटे के बाद कहाँ कितनी दूर पहुंची रहेगी, तो आप लॉ ऑफ मोशंस लगा देंगे, v=u+80 s=ut+12 स्क्वायर सब लगा के निकाल देंगे। मतलब यहीं से कहानी हमारी अब शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक क्वेश्चन करके ये देखा कि अगर किसी बॉडी पर ढेर सारे फोर्स लगे हों, लेकिन शर्त क्या रखी? कोप्लेनर हो, कॉन्करेंट हो, एक ही बिंदु से गुजर रहे हों, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? शर्त ये है कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन पर हो, प्लस कॉन्करेंट हो, संकेंद्रीय हो। ठीक है, अगर ये शर्त आप पूरी करते हैं तो जो मैंने आज बताया इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि अपने सिलेबस में केवल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम ही है, तो ये तो हमेशा मिलेगा। अब ये हो सकता है कभी कॉन्करेंट हो कभी ना हो। कॉन्करेंट है तो ऐसे, और कॉन्करेंट नहीं है तो अगला वीडियो देखिएगा, उस पर फिर से पढ़ाएंगे और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना देखेंगे, सीखा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो सफल है और इसको दोबारा एक बार और देखने की ज़रूरत है। और पढ़िएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस लेके मिलेंगे और साथ में नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई में कोई कमी ना करिए। ज्ञान के अलावा धरती पे कुछ और ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, शुभकामनाएं हमारी हैं आपके साथ। थैंक यू, बेस्ट विशेष।